हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम नवोन्मेष पाठ्यपुस्तिका हिंदी पाठमाला कक्षा 7 से पाठ 6 एक फूल को पढ़ेंगे, जो एक देश प्रेम की भावनाओं को जागृत करने वाला पाठ है। सो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। देवकांत को काशी छोड़कर अमृतसर आए कुछ ही अरसा हुआ था। इस बीच उन्होंने शहर का कोना कोना झांक लिया। तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। देवकांत भी अन्य युवकों की तरह आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। वे एक क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों की धर पकड़कर शुरू हुई तो देवकांत ने वेश बदल, नकली दाढ़ी मूछ लगाई, फिर अपनी 7 वर्ष की बेटी गौरी का हाथ पकड़कर अमृतसर आ गए। शहर में मशहूर वकील सोमेश बाबू उनके मित्र और सहपाठी थे। सीधे उन्हीं के यहाँ पहुँचे। सोमेश और उनकी पत्नी माया भाभी ने उनका खूब स्वागत किया और कहा, तुम जब तक चाहो रहो, यहाँ पुलिस तुम्हारा सुराग नहीं पा सकती। हाँ, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो तो अच्छा है। देवकांत के मन का बोझ उतर गया, लेकिन इससे भी बड़ी खुशी उन्हें यह देखकर हुई कि गौरी, जो गुमसुम और उदास रहती थी, यहाँ आकर खुश है। असल में सोमेश बाबू की भी छोटी बेटी थी, राधा। बड़ी ही चंचल, हंसमुख गौरी से 2 वर्ष बड़ी थी। उसने आते ही गौरी को गप्पों में लगा दिया। दोनों पक्की सहेलियां बन गई थी। अक्सर देवकांत सुबह सुबह नाश्ता करके निकलते, रात को देर से लौटते। वकील साहब भी दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। राधा और गौरी दिन भर साथ साथ खेलती, बातें करती। एक दिन राधा ने बातों बातों में गौरी से कहा, गौरी, तुझे पता है हमारे शहर में बापूजी आ रहे हैं, महात्मा गांधी। सचमुच? गौरी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, स्कूल में मास्टर जी ने बताया है, परसों आएंगे। वे रेलगाड़ी से हजारों लोग उनके दर्शन करने जाएंगे, राधा ने बताया। गौरी बोली, तब तो मैं भी उनके दर्शन करके जाऊंगी। पिताजी बता रहे थे वे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। पर वे तो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं ना, आज़ादी की लड़ाई के लिए। तू भला क्या देगी उन्हें? ये राधा ने पूछा। ठीक है। गौरी को देवकांत ने कुछ दिन पहले एक इकन्नी दी थी। गौरी ने अभी तक उसे संभाल कर रखा हुआ था। उदास होकर बोली, मेरे पास तो यही इकन्नी है। राधा हंसी, बोली, तू तो ऐसे कह रही है जैसे बापू तेरे हाथ से पैसे ले ही लेंगे। अरे पगली, बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ। इतनी भीड़ में भला कोई पास जाने देगा तुझे? गौरी बोली, अपने पिताजी के साथ जाऊंगी मैं। गांधी जी खूब अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। अब राधा गंभीर हो गई, बोली, ठहर, मैं अपनी गुल्लक लाती हूँ, कुछ पैसे होंगे उसमें। राधा ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले। 4.5 आने थे। उसने वह पैसे गौरी को दे दिए। बोली, इन्हें भी रख ले, ये मेरी ओर से बापू को दे देना। गौरी बोली, कुल 5.5 आने हो गए। इतने थोड़े पैसे देना क्या अच्छा लगेगा? इससे तो अच्छा है कुछ फल ले लूं। वाह, खूब मज़ेदार रहेगा, राधा ने कहा। फिर दोनों सहेलियां देर तक बातें करती रहीं। उस रात देवकांत लौटे तो गौरी ने कहा, पिताजी, बापू आ रहे हैं परसों, आप मुझे उनसे मिलवाने ले चलेंगे ना?
सुनते ही देवकांत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गांधी जी के आने का उन्हें भी पता चल गया था, पर वह अभी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। जानते थे पुलिस उनके पीछे पड़ी है। कुछ देर चुप रहकर बोले, अभी नहीं बेटी, कुछ ज़रूरी काम है। पर बेटी की जिद थी। देवकांत इनकार ना कर सके। उन्होंने हामी भर ली। जिस दिन महात्मा गांधी को आना था, सुबह से ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ होने लगी थी। सभी उनके दर्शन करना चाहते थे। देवकांत भी एक और खड़े थे। गौरी उनके कंधे पर बैठी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें केले, संतरे और चीकू थे। लोगों का उत्साह फूट पड़ रहा था। वह महात्मा गांधी की जय जयकार कर रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इतने में गाड़ी के आने की सूचना मिली। गाड़ी आकर रुकी तो लोग उस डिब्बे की ओर दौड़े जिसमें गांधी जी बैठे थे। गांधी जी उस समय पुस्तक पढ़ रहे थे। उनका ध्यान किताब पढ़ने में था। एक हाथ उन्होंने बाहर निकाला हुआ था। लोग जो भी चंदा देते उसे लेकर वह थैले में डाल देते, फिर हाथ बाहर निकाल देते। देखते ही देखते बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने उतार कर दे दिए। सिक्के और नोटों की तो कमी ही नहीं थी। लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। ना जाने कब गौरी देवकांत के कंधे से उतरी, भीड़ में होती हुई गांधी जी के पास पहुंच गई। बोली, बापू देखिए मैंने आपके लिए क्या लाई हूँ। बापू ने किताब एक और हटाई, मुस्कुरा कर कहा, तो लाओ ना। ऐसे नहीं बापू, पहले आप बाहर आए, गौरी ने इठला कर कहा। गांधी जी ने किताब नीचे रखी और हंसते हुए बाहर आ गए। उन्होंने गौरी को पास बुलाया, उससे बातें करने लगे। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। देवकांत भी अब तक आ गए थे। बापू बापू, ये मेरे पिताजी हैं, गौरी ने कहा। गांधी जी ने देखा तो देवकांत की शक्ल उन्हें कुछ कुछ पहचानी लगी। देवकांत बोले, आपके आश्रम में आपसे मिल चुका हूँ। आपके कई पत्र भी मेरे पास हैं। देवकांत, गांधी जी के होठों से बरबस निकला। दाढ़ी बड़ी होने के बावजूद वह देवकांत को पहचान गए थे। गौरी ने टोकरी बापू की ओर बढ़ा दी। बोली, बापू आपको भूख लगी होगी, ये फल आपके लिए लाई हूं, खा लीजिए ना। बापू ने टोकरी रख ली, फिर गंभीर होकर कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह क्या? गौरी अचकचाई। वह यह कि बच्चों की चीज़ें मैं मुफ्त नहीं लेता, बदले में तुम्हें भी कुछ लेना पड़ेगा, गांधी जी ने हंसते हुए कहा। फिर वह अंदर गए, टोकरी एक तरफ रख दी। रेलगाड़ी के डिब्बे में फूल मालाओं का ढेर था। वह झट दोनों हाथों में कुछ मालाएं उठाकर लाए। गौरी को पकड़ा कर कहा, ये तुम्हारे लिए। गौरी का चेहरा खिल उठा, जैसे दुनिया का अकूत खजाना मिल गया हो। देवकांत भी मन मन मुस्कुरा रहे थे। इतने में गाड़ी चल दी। देवकांत ने कहा, गौरी ये फूल अनमोल है, संभाल कर रखना। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। गौरी पिता की उंगली पकड़कर चल रही थी। अभी वे प्लेटफॉर्म से उतरे ही थे कि एकाएक पुलिस के 5-7 सिपाही देवकांत की ओर बढ़े और बोले, मिस्टर देवकांत, आपको गिरफ्तार किया जाता है। देवकांत जिस आशंका से घबरा रहे थे वही हुआ। प्लेटफॉर्म पर चप्पे चप्पे पर सरकार के गुप्तचर थे। जब गांधी जी ने देवकांत का नाम लिया, सारा भेद खुल गया। देवकांत फिर कैसे बच पाते? उधर गौरी हक्की बक्की खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस उसके पिता को क्यों पकड़ रही है। देवकांत ने एक व्यक्ति को वकील साहब के घर का पता बता दिया और बोले, मेरी बेटी को वहां पहुंचा दीजिए, आपका एहसानमंद रहूंगा।
फिर वह चुपचाप पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ गए। गौरी भीगी आंखों से पिता को जाते देख रही थी। घर आते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। वकील साहब और राधा ने किस तरह उसे चुप कराया। सोमेश बाबू देवकांत को जेल से छुड़ाने की कोशिशें में जुटे गए। सोमेश बाबू देवकांत को जेल से छुड़ाने की कोशिशों में जुट गए। शहर में जिसको भी पता चला कि बापू ने गौरी को मालाएं दी हैं, वह दौड़कर गौरी के पास आता, गौरी माला में से एक फूल निकाल कर दे देती। इस तरह देते देते सिर्फ एक फूल बचा। गौरी ने वह किसी को नहीं दिया। चुपचाप भीतर जाकर पिताजी का झोला उठाया। उसमें वंदे मातरम किताब थी जो उसके पिता को बहुत प्रिय थी। वह फूल उस किताब में रख दिया। अब गौरी गुमसुम उदास रहने लगी। दिन भर चुपचाप बैठी कुछ सोचती रहती। कभी कभी कातर होकर पूछती, मेरे पिता का क्या कसूर था? कब वह जेल से छूट कर आएंगे? उसको दिलासा देते देते खुद सोमेश बाबू की आंखें भीग जाती। अकेली राधा ही थी जो उसको किसी तरह बहलाए रखती। आखिर 2 वर्ष बाद देवकांत जेल से छूटे। जैसे ही वह घर आए, गौरी उनसे लिपट गई। फिर उसे कुछ याद आया। बोली, ठहरिए पिताजी। वह दौड़कर भीतर गई और किताब उठा लाई। देवकांत ने देखा उसमें गेंदे का सूखा फूल रखा हुआ था। उन्होंने गौरी की ओर देखकर पूछा, ये क्या है बेटी? गौरी बोली, गांधी जी ने फूल मालाएं दी थी ना, एक एक फूल सब ले गए, लेकिन एक फूल मैंने बचा लिया आपके लिए। आपने भी तो भारत माँ की आज़ादी के लिए कष्ट सहे हैं। देवकांत ने गौरी को उठाकर गले से लगा लिया। उनकी आंखें छलछला उठी। ये बहुत ही प्यारी और देश प्रेम कथा, देश प्रेम कहानी है। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, अब इस कहानी में ऐसे कुछ शब्दार्थ हैं जो अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि अरसा यानी कि समय या अवधि, सुराग, टो या कोई गुप्त बात का पता लगना, चंचल यानी चपल जो स्थिर ना हो, इठलाकर यानी नाज नखरे दिखाकर, बरबस बिना प्रयास के, अकूत अथा या जिसका अंदाज़ा ना लगे, गुमसुम यानी कि उदास। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाठ समाप्त करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसके अब प्रश्न उत्तर हम करेंगे अगले पाठ में। थैंक यू।